नमस्कार, सौरभ द्विवेदी नाम है हमारा और आप देखना शुरू कर चुके हैं लल्लन टॉप शो। 15 अगस्त को जब भारत अपना 75वां स्वतंत्रता दिवस मना रहा था, उसका एक पड़ोसी फिर से गुलाम हो रहा था। पुरातन पंथी कट्टरता का गुलाम, तालिबान का गुलाम। अफगानिस्तान अब पूरी तरह से तालिबान के कब्जे में है। अफगान लोगों के लिए ये अभूतपूर्व संकट की घड़ी है और उनके दुख का हम अंदाजा भी नहीं लगा सकते। इस अफगान संकट से हम भी अछूते नहीं हैं। पिछले 20 वर्षों में भारत ने अरबों रुपए के संसाधन और ऊर्जा अफगानिस्तान के पुनर्निर्माण में लगाए हैं। अब इनका क्या होगा? पाकिस्तान के प्रभाव वाले तालिबान के रहते अफगानिस्तान में हमारी क्या भूमिका होगी? आज के लल्लन टॉप शो में इस पर विस्तार से बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले इस त्रासद वीडियो पर नजर डालिए। काबुल का हवाई अड्डा अफगानिस्तान की त्रासदी का रूपक बन गया है। व्यवस्था ठप है। हजारों लोग हवाई अड्डे से निकल रहे हवाई जहाजों में चढ़ने की कोशिश में हैं। जो हवाई जहाज के अंदर जगह नहीं पा रहे, वो उसके लैंडिंग गियर पर लटक रहे हैं। कुछ देर जिंदगी हवा में तैरती है और फिर जमीन पर आ गिरती है। अभी तक कुल संख्या मालूम नहीं, लेकिन 2 से 5 लोगों के सिर्फ इस तरह से मरने की खबर है। ये संख्या ज्यादा भी हो सकती है। हम बड़ी खबर में अफगानिस्तान पर तफसील से बात करेंगे, लेकिन अभी कुछ सुर्खियां सुन लेते हैं। पहली सुर्खी बनी कांग्रेस से हुई एक और रवानगी से। असम से कांग्रेस का बड़ा चेहरा और कांग्रेस की महिला मोर्चा की राष्ट्रीय अध्यक्ष सुष्मिता देव ने पार्टी छोड़ दी है। इससे पहले यह बात चलती कि क्या वो भी ज्योतिरादित्य सिंधिया और जितिन प्रसाद की तरह भाजपा में जा रही हैं। खबर आ गई कि सुष्मिता अभिषेक बनर्जी और डेरेक ओब्रायन से जाकर मिली हैं। इससे साफ हुआ कि सुष्मिता तृणमूल कांग्रेस में जाएंगी। आजकल सियासत ट्विटर पर ज्यादा होती है, तो सुष्मिता से जुड़ा अपडेट और उसका संकेत भी ट्विटर पर ही पहले मिला। सुष्मिता देव ने सबसे पहले अपने ट्विटर बायो में कांग्रेस सदस्य के आगे पूर्व लगाया, फिर अध्यक्ष के आगे पूर्व, ऑल इंडिया महिला कांग्रेस की, और इसके बाद उनका इस्तीफा सोशल मीडिया पर तैरने लगा। अपने इस्तीफे में उन्होंने पार्टी छोड़ने का कोई कारण नहीं बताया, बस ये कहा कि उनके जीवन में पब्लिक सर्विस से जुड़ा एक नया अध्याय शुरू हो रहा है। हमने आपको बताया इस नए अध्याय का नाम तृणमूल कांग्रेस है। अब आते हैं इस्तीफे की वजह पर। सुष्मिता चौथी पीढ़ी की कांग्रेस नेता थी। उनके पिता संतोष मोहन देव असम कांग्रेस में कद्दावर बंगाली चेहरा थे। सिलचर असम में बराक घाटी की सांस्कृतिक राजधानी है, इलाके का सबसे बड़ा शहर। ये एक वक्त संतोष मोहन देव का गढ़ हुआ करता था और यहीं से सुष्मिता भी सांसद रह चुकी हैं। आज की तारीख में भी वो बराक घाटी में कांग्रेस का सबसे बड़ा चेहरा थी। जब तक असम में सरकार और पार्टी दिवंगत कांग्रेस नेता तरुण गोगोई के पास थी, तब तक सब कुछ ठीक दिख रहा था। लेकिन उनके जाने के बाद पार्टी जब 2021 के विधानसभा चुनाव में उतरी तो भयंकर खेमेबाजी नजर आई। तरुण गोगोई के बेटे गौरव गोगोई एक तरफ थे, दूसरी तरफ पूर्व सीएम हितेश्वर सैकिया के बेटे देवव्रत सैकिया थे। तब के कांग्रेस अध्यक्ष रिपुन बोरा एक तीसरा खेमा बना रहे थे। इन सब के बीच टिकट वितरण में सुष्मिता को मान नहीं मिला और फिर कांग्रेस ने जिस तरह बदरुद्दीन अजमल की पार्टी एआईयूडीएफ से साझेदारी की, उसे लेकर भी सुष्मिता नाराज थी, क्योंकि कांग्रेस और एआईयूडीएफ के साथ लड़ने का मतलब था कि बराक घाटी के मुस्लिम बहुल इलाकों में सुष्मिता को अपनी राजनीतिक कुर्बानी देनी पड़ती। सूत्रों के मुताबिक इसी के चलते फरवरी 2021 में सुष्मिता उस बैठक से बाहर निकल आई थी जिसमें कैंडिडेट्स का चुनाव हो रहा था। तब भी खबरें चली थी कि वो पार्टी छोड़ देंगी, लेकिन तब विवाद किसी तरह शांत हो गया था। कांग्रेस सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट यानी सीए के खिलाफ रही है। इसे लेकर भी सुष्मिता देव सहज नहीं थी, क्योंकि बराक घाटी के बांग्ला हिंदू इस कानून के समर्थन में है। तो सुष्मिता के जाने की भूमिका कई दिन से बन रही थी। वो तृणमूल में जाकर क्या करेंगी, ये भी कोई राज नहीं है। सुष्मिता के पिता संतोष 7 बार सांसद रहे, 5 बार सिलचर से और 2 बार त्रिपुरा से। तृणमूल कांग्रेस त्रिपुरा की बांग्ला आबादी को रिझाने में कोई कसर नहीं छोड़ना चाहती और फिर सुष्मिता का अपने इलाके में, जो उनका बांग्ला बहुल इलाका है, खूब असर भी है। तो पार्टी को ममता बनर्जी की सुष्मिता से खूब उम्मीदें हैं। और रही बात कांग्रेस की, तो उसे जैसे केंद्र में अपने लिए चेहरों की तलाश करनी है या जो चेहरे हैं उनमें स्थायित्व का भाव खोजना है, वैसे ही असम में भी उनकी तलाश लंबी हो गई है, क्योंकि भाजपा के नेता और असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्व शर्मा किसी भी उभरते मजबूत नेता को ज़्यादा दिन कांग्रेस में रहने नहीं देते, और जो कांग्रेस में रह गया वो कांग्रेसियों को ही सुहाता नहीं है, तो उसके जाने की स्थिति बन जाती है।
कांग्रेस के लिए ये झटका एक और वजह से है। हाल के मिजोरम असम सीमा विवाद में बराक घाटी सबसे इंपॉर्टेंट थी असम के पॉइंट ऑफ व्यू से, और हिमंत बिस्वा शर्मा ने जिस तरह का स्टैंड लिया उससे उनका और उनकी पार्टी का कद बड़ा हुआ, और ऐसे में कांग्रेस को काउंटर करने के लिए अपना चेहरा बचा है ना नैरेटिव। और इस पूरे प्रकरण पर चुटकी भी कांग्रेस के लोग ही ले रहे हैं। कांग्रेस के नेता, G23 के सदस्य और चर्चित डिनर पार्टियां करने वाले कपिल सिब्बल, उन्होंने ट्विटर पर क्या लिखा सुनिए। सिब्बल लिखते हैं कि युवा नेता पार्टी छोड़कर जा रहे हैं और हम जैसे बुजुर्ग नेता जो पार्टी को मजबूत करने की कोशिश में हैं, कोसे जा रहे हैं, और इन सब के बीच आंख बंद किए हुए पार्टी का काम जैसे चल रहा था चल रहा है। अगली सुर्खी ये जुड़ी है सबरीना लाल के निधन से। 15 अगस्त को गुरुग्राम के एक अस्पताल में लंबी बीमारी के बाद उन्होंने आखिरी सांस ली। ज्यादातर लोग उनकी बहन जेसिका लाल के नाम को अच्छे से जानते हैं। 29 अप्रैल 1999 को सिद्धार्थ वशिष्ठ उर्फ मनु शर्मा ने जेसिका लाल की हत्या कर दी थी। मनु शर्मा के पिता विनोद शर्मा कांग्रेस के बड़े नेता थे और हरियाणा से कई दफा विधायक रह चुके थे। एक दफा राज्यसभा में भी आ चुके थे। इसलिए मामले को रफा दफा करने के लिए दिल्ली पुलिस पर दबाव भी बहुत था। एक के बाद एक गवाह पलट रहे थे। ट्रायल कोर्ट ने मनु शर्मा को रिहा भी कर दिया और फिर वो हेडिंग आई थी, नो वन किल्ड जेसिका। लेकिन सबरीना लाल ने अपनी बहन के लिए लड़ना छोड़ा नहीं और फिर दिल्ली हाईकोर्ट में ये मामला दोबारा चला। दिसंबर 2006 में मनु शर्मा को दोषी पाकर उम्र कैद की सजा सुनाई गई। सुप्रीम कोर्ट ने भी सजा को बरकरार रखा। मनु शर्मा की सजा 2023 तक चलने वाली थी, लेकिन 2020 में दिल्ली सेंटेंस रिव्यू बोर्ड की सिफारिश पर उन्हें अच्छे बर्ताव के चलते छोड़ दिया गया। और सबरीना वो 2018 में ही कह चुकी थी कि उन्हें मनु शर्मा के रिहा होने में कोई आपत्ति नहीं है। अपनी बहन जेसिका को न्याय दिलाने की सबरीना की कहानी राजकुमार गुप्ता की फुल फिल्म नो वन किल्ड जेसिका में भी देखी जा सकती है, जिसमें विद्या बालन ने कमाल का अभिनय किया था। तीसरी सुर्खी का ताल्लुक है 15 अगस्त के रोज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दिए भाषण से। 1.5 घंटे लंबे अपने भाषण में प्रधानमंत्री ने आने वाले वक्त के लिए अपना ब्लूप्रिंट पेश करने की कोशिश की, और इसी का हिस्सा है प्रधानमंत्री गति शक्ति योजना। इसका मकसद है देश में आर्थिक विकास के लिए नए मौके विकसित करना और इसी बहाने युवाओं के लिए रोजगार के मौके पैदा करना। इसके लिए बड़े पैमाने पर इंफ्रास्ट्रक्चर और दूसरी सुविधाओं में निवेश किया जाएगा। इसका कुल बजट है 100 लाख करोड़। गति शक्ति का नेशनल मास्टर प्लान, उसको देश के सामने करोड़ों देशवासियों को सपना करने वाली एक बहुत बड़ी योजना लेकर के हम आपके सामने आने वाले हैं। फिलहाल ये तय नहीं है कि गति शक्ति योजना नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन का हिस्सा होगी या अलग योजना। नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन की घोषणा प्रधानमंत्री मोदी ने 15 अगस्त 2019 को की थी और इसका बजट बताया गया 111 लाख करोड़, और फिलहाल इस पर काम चल रहा है। नाम से जाहिर है योजना के तहत भी इंफ्रास्ट्रक्चर पर ही काम होगा, जिससे रोजगार मिलता है। वैसे रोजगार की बात चली है तो आपको बताते चलें कि इसकी मौजूदा स्थिति क्या है। सरकार द्वारा रोजगार और बेरोजगारी का स्तर देखने के लिए समय समय पर पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे यानी PLFS जारी किया जाता है। हाल में जारी हुए PLFS में कोरोना वायरस की पहली लहर और दूसरी लहर, इसके दौरान रोजगार पर पड़े प्रभाव का लेखा जोखा दिया गया। पहली लहर में सर्विस सेक्टर और निर्माण क्षेत्र की नौकरियों में सबसे ज्यादा बेरोजगारी बढ़ी और दूसरी लहर के बाद शहरी क्षेत्रों में बेरोजगारी बढ़ी। सैलरीड क्लास पर सबसे ज्यादा असर पड़ा। दूसरी लहर के बाद ग्रामीण इलाकों में खेती किसानी में भी पहले से ज्यादा लोग काम करने लगे, मतलब शहरों ने लोगों का भरोसा तोड़ा, तभी वो गांव जाकर खेती करने लगे। इस पर और जानकारी के लिए हमारे साथी प्रशांत मुखर्जी ने दिल्ली यूनिवर्सिटी में इकोनॉमिक्स पढ़ाने वाले डॉक्टर नरेंद्र ठाकुर से बात की। मतलब बेसिकली 2 सर्वे आए हैं गवर्नमेंट की तरफ से PLFS, एक तो जुलाई में आया है और एक जो है अब आया है, जो कि बेसिकली ये 1 साल का बता रहा है, 2019 से लेके 20 तक एक सर्वे था, और दूसरा जो है सितंबर तक था, मतलब जुलाई से लेके सितंबर क्वार्टर तक था 2020 का। और उसमें बेसिकली जो फर्स्ट वेव थी कोविड-19 पैंडेमिक की, उसको रिफ्लेक्ट कर रहे हैं, और उसमें जितनी भी लेबर जो कंडीशन है उसको दिखाया गया है। उसमें ये कहा गया है कि या शो किया गया है कि जो वर्क पार्टिसिपेशन रेट है और लेबर पार्टिसिपेशन रेट जो है वो कोविड-19 में फर्स्ट वेव में वो जो है वो डिक्रीज हुआ है। ऑलरेडी पहले ही फीमेल जो है वो कम पार्टिसिपेट कर रही थी, लेकिन अब जो है और ज्यादा कम जो है वो पार्टिसिपेट कर रही है, यदि आप कंपेयर कर रहे हैं प्री कोविड पैंडेमिक पीरियड से।
एक तो ये रिफ्लेक्शन दिख रही है उसमें। दूसरा, उसमें अनएम्प्लॉयमेंट रेट जो है वो बहुत हायर लेवल पे है। ये बात सही है कि कुछ महीनों तक वो लगभग 20% रहा, लेकिन थोड़ा डिक्लाइन हुआ है, 13% हुआ है इस क्वार्टर में। ये जो 20 वाले की मैं बात कर रहा हूँ, जून से लेके और सितंबर तक 2020 में। तो वो कहीं ना कहीं फर्स्ट वेव कोविड-19 पेंडेमिक का इम्पैक्ट दिख रहा है, जो डबल डिजिट अनएम्प्लॉयमेंट रेट है। तीसरी चीज जो दिख रही है वो बड़ा बहुत ही एक तरह से डिस्ट्रेसफुल कंडीशन को रिफ्लेक्ट कर रही है इंडियन लेबर मार्केट में। वो फर्स्ट टाइम हिस्ट्री में हुआ है, इकोनॉमिक हिस्ट्री में हुआ है, खासकर पिछले 5 दशकों में, कि जो एग्रीकल्चर सेक्टर का जो शेयर है वर्कर्स का, वो इंक्रीज हुआ है। इससे ये रिफ्लेक्ट हो रहा है कि कितनी वर्स कंडीशन जो है वर्कर्स जो हैं, खासकर जो माइग्रेंट वर्कर्स हैं, वो फेस कर रहे हैं। और एग्रीकल्चर वो जो शेयर है वो इंक्रीज किया और उसका नंबर भी दे रहे हैं, वो लगभग 34 मिलियन है। वो वर्कर्स जो है वो एग्रीकल्चर सेक्टर में वो इंक्रीज कर रहा है वो नंबर। वो कहीं ना कहीं इस स्ट्रेसफुल कंडीशन को रिफ्लेक्ट कर रहा है कि लोग जो अनएम्प्लॉयड हुए, खासकर अर्बन एरियाज में, वो लोग घर गए या अपने गांव गए और वहां जाके वो नंबर जो है इंक्रीज किया है। तो ये 3 इम्पोर्टेंट जो है रिफ्लेक्शन मुझे दिख रही है। और साथ में मैं ये भी कहूँगा कि वो कहीं न कहीं, जब ये थर्ड जो मैं फीचर इम्पोर्टेंट बता रहा हूँ, वो कहीं न कहीं स्ट्रक्चरल क्राइसिस की तरफ रिएक्ट कर रही है। ये रिपोर्ट की कहीं न कहीं जो रोजगार का जो प्रश्न है और जो बेरोजगारी है, वो बहुत ही क्रिटिकल फेज पे चली है। और यदि 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 हम कहें कोविड-19 पेंडेमिक सेकंड वेव का, तो मुझे लगता है कि और स्थितियां खराब हुई हैं। आखिरी सुर्खी का संबंध पैक्सिस मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट में हुई सुनवाई से है। सरकार ने आज अदालत को बताया कि पैक्सिस मामले में लगी याचिकाएं कयासों और आधारहीन मीडिया रिपोर्ट्स की देन है। ये सरकार ने कहा। अपने ऊपर लगाए सभी आरोपों को बेबुनियाद बताया, पर यह भी जोड़ा कि इन आरोपों की जांच के लिए एक्सपर्ट्स के एक समूह को लगाया जाएगा। याचिकाकर्ता एन राम और शशि कुमार, उनकी तरफ से पेश हुए वकील कपिल सिब्बल, उन्होंने कहा कि सरकार ने अपने हलफनामे में यह नहीं बताया कि पेगासस का इस्तेमाल किया है या नहीं। पूरा संसद का सत्र बीत गया, तब भी सरकार ने नहीं कहा कि जांच करवाएंगे। अब कोर्ट में कह रहे हैं। देखिए आगे क्या अपडेट होता है। हम भी आगे चलते हैं दिन की बड़ी खबर की तरफ। साल था 2010 का। पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई कई दिनों से एक आदमी का पीछा कर रही थी। फोन के आधार पर आईएसआई उस आदमी की लोकेशन निकालती, लेकिन वो पकड़ में नहीं आता। वो फोन स्विच ऑफ कर जगह बदल लेता। आईएसआई को पता था कि टेक्निकल सर्विलांस में अमेरिका की एजेंसी सीआईए उनसे बेहतर है, तो सीआईए से उस आदमी की पिन पॉइंट लोकेशन पता करने में मदद मांगी गई। इसमें कामयाबी मिल भी गई। 8 फरवरी 2010 को सीआईए के 2 आदमी आईएसआई की टीम को कराची में एक मदरसे के बाहर लेकर गए। आईएसआई ने मदरसे पर रेड मारकर आदमी को उठा लिया। आखिरकार उसकी तलाश पूरी हो गई। उनके हाथ अब्दुल गनी बरादर लग गया था। इसे मुल्ला बरादर के नाम से ज्यादा पहचाना जाता है। ये तालिबान का ऑपरेशनल कमांडर और उस दौर में मुल्ला उमर के बाद तालिबान में नंबर 2 माना जाता था। 1996 में अफगानिस्तान में तालिबान की सरकार बनने के बाद मुल्ला बरादर कई अहम पदों पर रहा। वो तालिबान शासन के दौरान सेना का डेप्यूटी चीफ रहा। 2001 में अफगानिस्तान पर अमेरिकी हमले के बाद वो पाकिस्तान में आकर छिप गया था और ये सब आईएसआई की मदद से हुआ था। 2010 में एक पाकिस्तान में गिरफ्तारी के कुछ दिनों बाद न्यूयॉर्क टाइम्स अखबार में एक रिपोर्ट छपी थी और इसमें आईएसआई के अधिकारियों के हवाले से मुल्ला बरादर की गिरफ्तारी की वजह लिखी थी। रिपोर्ट के मुताबिक आईएसआई को जानकारी मिली थी कि मुल्ला बरादर भारत और अफगान सरकार से बात कर रहा है, यानी अफगान सरकार और तालिबान के बीच सीक्रेट निगोशिएशन चल रही थी और इसकी भनक पाकिस्तान को लग गई थी। पाकिस्तान नहीं चाहता था कि तालिबान कोई भी काम उनके पीछे पूछे बिना करे और अपनी ताकत का एहसास कराने के लिए ही आईएसआई ने मुल्ला बरादर को पकड़ा था। बाद में अक्टूबर 2018 तक पाकिस्तान ने मुल्ला बरादर को हिरासत में रखा। यह भी कहा जाता है कि अमरीकियों से बचाने के लिए मुल्ला बरादर को पाकिस्तान ने अपने पास रखा ताकि तालिबान पर कभी भी पाकिस्तान की पकड़ कमजोर न हो। अक्टूबर 2018 में अमेरिका ने जब तालिबान के साथ बातचीत शुरू की तो मुल्ला बरादर को पाकिस्तान ने रिहा कर दिया। जिस मुल्ला बरादर को पाकिस्तान ने 8 साल तक पकड़ कर रखा,
वो अब अफगानिस्तान का अगला राष्ट्रपति हो सकता है। मुल्ला बरादर के अफगानिस्तान का राष्ट्रपति बनने का मतलब होगा पाकिस्तान का एक आदमी कठपुतली अफगानिस्तान की कमान संभाले। और यही भारत की चिंता बढ़ा रहा है, चिंता कि तालिबान की सरकार बनने के बाद अफगानिस्तान में भारत का क्या होगा। क्या पाकिस्तान के प्रभाव से मुक्त होकर हम अफगानिस्तान से रिश्ते बना पाएंगे, और क्या होगा हमारे अरबों रुपए के निवेश का। इस डर से हमें दूसरी दफा गुजरना पड़ रहा है, क्योंकि अफगानिस्तान में तालिबान दूसरी दफा हुकूमत में आ रहा है। तो पहले यह समझते हैं कि जब पिछली बार तालिबान आया था तो भारत के उसके साथ रिश्ते कैसे थे और कैसे हमने डील किया था तालिबान के साथ। 90 के दशक में तालिबान और भारत के रिश्ते की बात करते हैं तो सबसे पहले कंधार हाईजैक केस याद आता है। 24 दिसंबर 1999 की बात। नेपाल के काठमांडू से इंडियन एयरलाइंस का विमान IC-814 दिल्ली के लिए उड़ान भरता है, लेकिन कुछ ही देर बाद जानकारी मिलती है कि आतंकवादियों ने इस प्लेन को हाईजैक कर लिया। कश्मीर के आतंकवादियों ने प्लेन हाईजैक किया, जिसके बाद उसे अमृतसर में लैंड कराया गया। वहां पर रीफ्यूलिंग हुई, फिर लाहौर ले जाया गया, फिर दुबई और आखिरी में कंधार यानी अफगानिस्तान। हाईजैकर्स के लिए कंधार सुरक्षित जगह थी, क्योंकि उनको स्थानीय तालिबान सरकार से सहयोग मिल रहा था। प्लेन हाईजैक पर भारत के तत्कालीन विदेश मंत्री जसवंत सिंह ने कहा था कि विमान तालिबान के कंट्रोल में आ गया है। उनके साथ ना तो हमारा कोई आधिकारिक संवाद है और ना ही हमने उन्हें मान्यता दी है। उस वक्त अफगानिस्तान में तालिबान सरकार थी और भारत की तरफ से अटल बिहारी सरकार या उसके पहले की सरकारों ने मान्यता उसे नहीं दी थी। तालिबान को मान्यता किसने दी थी? पाकिस्तान, सऊदी अरब और UAE, यही तालिबान की सरकार को मानते थे। और इसीलिए तालिबान ने कंधार हाईजैक के वक्त भारत का सहयोग करने के बजाय हाईजैकर्स का साथ दिया। भारत को अपने नागरिकों के बदले 3 आतंकवादियों को छोड़ना पड़ा। ये थे मसूद अजहर, मुश्ताक जरगर और उमर शेख। तब तालिबान को भारत से दिक्कत बस इतनी ही नहीं थी कि हमने उनकी सरकार को वैध नहीं माना, ये दुश्मनी और गहरी थी। 1994 में भारत ने एक रेलवे प्रोजेक्ट बनाया, तुर्कमेनिस्तान के साराक से लेकर ईरान के ताजान तक। ये अफगानिस्तान से होकर जाता था। इसके अलावा भारत अफगानिस्तान से होकर एक पाइपलाइन बनाने की भी तैयारी कर रहा था, जो सेंट्रल एशिया को पर्शियन गल्फ से जोड़ती। रूस और ईरान के साथ मिलकर भारत अफगानिस्तान में इन्वेस्टमेंट बढ़ा रहा था। भारत के अफगानिस्तान में इस बढ़ते दखल से पाकिस्तान और अमेरिका असहज थे। कहा जाता है कि भारत के अफगानिस्तान में दखल को काउंटर करने के लिए ही ISI ने तालिबान को खड़ा करना शुरू किया। हालांकि वजहें और भी गिनाई जाती हैं जो सत्य हैं, लेकिन पाकिस्तान का तालिबान पर कंट्रोल था। एक तरह से अफगानिस्तान में पाकिस्तान के प्रॉक्सी के तौर पर तालिबान खड़ा हो रहा था। पाकिस्तान और तालिबान के खिलाफ भारत का विकल्प था नॉर्दर्न अलायंस, उत्तरी अफगानिस्तान में ताजिक समुदाय का लड़ाका गुट। तालिबान को रोकने के लिए भारत ने नॉर्दर्न अलायंस ग्रुप को हथियारों से मदद करना भी शुरू किया। अफगानिस्तान के उत्तरी हिस्से में नॉर्दर्न अलायंस तालिबान के लिए बड़ी मुसीबत था, लेकिन इससे भारत और तालिबान में दुश्मनी और बढ़ गई। 1996 में अफगानिस्तान की सत्ता पर काबिज होने के बाद तालिबान 5 साल हुकूमत में रहा और इस दौरान भारत ने तालिबान के साथ कोई रिश्ता नहीं रखा। तालिबान की सत्ता में आने के बाद भारत ने सितंबर 1996 में अफगानिस्तान में अपना दूतावास बंद कर दिया था। फिर 11 सितंबर 2001 को अलकायदा ने अमेरिका में आतंकी हमला किया। जवाब में अमेरिका ने अफगानिस्तान में हमला किया। तालिबान की सरकार दिसंबर तक हट गई और तालिबान को सत्ता से हटाया तो भारत ने फिर अफगानिस्तान का रुख किया। अमेरिकी दखल के 6 हफ्ते बाद ही भारत ने नवंबर 2001 में अपने राजनयिकों को फिर से अफगानिस्तान भेजना शुरू कर दिया। और यहाँ पर अगर आप ये सोच रहे हैं कि अभी तो बोला था दिसंबर तक पूरे अफगानिस्तान के शहरी इलाकों से तालिबान को खत्म किया जा चुका था, लेकिन उससे कई महीने पहले ही काबुल और आसपास के महत्वपूर्ण क्षेत्रों में उनका कब्जा हटा दिया गया था। वो वहाँ से भाग गए थे। बहरहाल भारत ने अपने राजनयिकों को भेजा और यहाँ से भारत और अफगानिस्तान के रिश्ते का नया चैप्टर शुरू हुआ। 2001 से 2021 तक 20 वर्षों में भारत ने अफगानिस्तान में अरबों रुपए खर्च किए, अपना निवेश किया। 2002 के बाद से अब तक भारत अफगानिस्तान में $3 अरब की मदद दे चुका है। अगर रुपयों में गिने तो ये रकम होती है करीब 22,248 करोड़ रुपए। इतना पैसा भारत ने दुनिया के किसी और मुल्क पर खर्च नहीं किया। तो अब इतनी बड़ी रकम सुन के हमारे मन में उत्सुकता हो रही होगी कि भारत ने अफगानिस्तान में कौन कौन से प्रोजेक्ट्स बनवाए। हमने करीब 400 प्रोजेक्ट बनाए हैं अफगानिस्तान में। अफगानिस्तान की संसद का भवन बनाया जिसमें करीब 675 करोड़ रुपए खर्च हुए। 2015 में हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अफगान संसद के भवन का उद्घाटन किया था। संसद भवन के अलावा एक और बड़ा प्रोजेक्ट है सलमा डैम। हेरात प्रांत में 42 मेगावाट का हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट है जो हमारी सरकार बनवा रही है। इस प्रोजेक्ट पर अब तालिबान का कब्जा हो चुका है। एक और अहम प्रोजेक्ट है जारांज डेलारम हाईवे।
ये 218 किलोमीटर लंबा हाईवे है। भारत के बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन ने इसे बनाया है 1110 करोड़ रुपए की लागत से। इसके अलावा स्कूल, हॉस्पिटल जैसे कई प्रोजेक्ट हैं जिसमें भारत ने अफगानिस्तान की मदद की। रणनीतिक लिहाज से भी अफगानिस्तान भारत के लिए अहम है। इसका पाकिस्तान से बॉर्डर लगता है। इसके अलावा अफगानिस्तान से भारत को सेंट्रल एशिया का एक्सेस भी मिलता है। तो अफगानिस्तान में मजबूत कदम होना हमारे लिए ज़रूरी था, अभी भी ज़रूरी है। लेकिन अब तालिबान सत्ता में लौट रहा है तो भारत का क्या होगा? क्या हमारा बरसों का निवेश डूब जाएगा? पिछली बार जब तालिबान की सरकार बनी थी तो पाकिस्तान, यूएई और सऊदी अरब ने इसे मान्यता दी थी, हमने बताया। इस बार चीन, रूस और अमेरिका जैसे देशों का भी तालिबान को समर्थन है। ये देश तालिबान के साथ बातचीत में बड़ी भूमिका में रहे हैं, यानी तालिबान सरकार को इस बार वैधता मिलने में शायद उतनी दिक्कत न हो। लेजिटिमेसी का संकट नहीं है, इसलिए भारत के पास तालिबान से रिश्ते बनाने के अलावा ज़्यादा विकल्प नहीं है। अफगानिस्तान को लेकर भारत की पूरी निर्भरता अमेरिका पर रही है। पिछले 6-7 सालों में भारत ने अमेरिका से रिश्तों को ज़्यादा तवज्जो दी है। रूस और अमेरिका के साथ बैलेंस बनाकर चलने के बजाय भारत की विदेश नीति का टिल्ट, झुकाव अमेरिका की तरफ हुआ है। लेकिन इसका खामियाजा अब अफगानिस्तान में उठाना पड़ रहा है। भारत के विकल्प कम हो गए हैं। कैसे कम हो गए हैं? तालिबान से रिश्ते सुधारने में रूस से वैसी मदद नहीं मिल रही जैसी पहले के दिनों में मिलती थी, और ऐसा माना जाता है कि समय रहते हमने भी अफगानिस्तान पॉलिसी पर काम शुरू नहीं किया। अमेरिका ने ओबामा सरकार के दौरान 2014 में ही ऐलान कर दिया था कि वो अफगानिस्तान से सेना निकालेंगे, लेकिन भारत तब से अब तक वेट एंड वॉच की स्थिति में रहा। अमेरिका के जाने के बाद भारत की भूमिका क्या होगी, इसके विकल्प तलाशे नहीं गए। जब अमेरिका ने भी तालिबान के साथ पॉलिटिकल डायलॉग शुरू कर दिया तब भी हम बात करने में हिचकिचाते रहे, और फिर बातचीत शुरू हुई तो रूस, चीन और पाकिस्तान जैसे देशों ने भारत को लगभग अप्रासंगिक बना दिया। बातचीत की टेबल पर भारत की उपस्थिति रही, लेकिन सिर्फ सांकेतिक। कतर सरकार के न्योते पर जो दोहा में बातचीत हो रही थी, भारत ने तालिबान के साथ क्षेत्रीय बातचीत का हिस्सा बनना कबूला, लेकिन वहां भी भारत को बड़े कार्यक्रमों का हिस्सा नहीं बनाया गया। रूस, चीन और पाकिस्तान वाले ग्रुप में शामिल नहीं किया गया। इसके बजाय उस ग्रुप की बैठक में शामिल किया गया जिसमें जर्मनी, नॉर्वे और तुर्कमेनिस्तान जैसे देश थे। भारत के बजाय पाकिस्तान को साथ लेकर अमेरिका भी अपने हित साधने में लगा रहा। अफगानिस्तान में अमेरिका ने रीजनल कनेक्टिविटी के लिए 4 देशों का ग्रुप बनाया, जिसमें यूएस के अलावा अफगानिस्तान, पाकिस्तान और उज्बेकिस्तान है। यहाँ भी भारत की ज़मीन कमज़ोर दिखती है। बीच में ऐसी खबरें आई थी कि भारत ने तालिबान के नेताओं के साथ बैक चैनल बातचीत शुरू की, लेकिन वो कितनी सफल रही इसकी जानकारी नहीं है। अभी अफगानिस्तान में भारत के लिए कई तरह की चुनौतियां हैं। काबुल में दूतावास के अलावा अफगानिस्तान में भारत के 4 वाणिज्यिक दूतावास हुआ करते थे, जो हमें अभी बंद करने पड़े। इंडियन स्टाफ को वहां से पहले ही निकाल लिया गया है। इसके अलावा अफगानिस्तान में नौकरी करने वाले भारतीयों को भी निकाला जा रहा है। रणनीतिक लिहाज से भी भारत के लिए अफगानिस्तान में अब मुश्किलें बढ़ सकती हैं। लश्कर तैयबा और जैश ए मोहम्मद जैसे आतंकवादी संगठनों की अफगानिस्तान में मौजूदगी रहती है। अब इन तंजीमों को अफगानिस्तान में और संसाधन मिल सकते हैं, जिसका इस्तेमाल वो कश्मीर में दिक्कतें बढ़ाने के लिए कर सकते हैं। भारत के लिए और क्या समस्याएं हैं और भारत के विकल्प क्या हैं, ये समझने के लिए हमने विदेशी मामलों के एक्सपर्ट से भी बात की। हुआ ये कि जब भारत ने तालिबान के साथ एक आउटरीच किया था आज के 2-2.5 महीने पहले, उस वक्त उम्मीद ये थी, भारत की उम्मीद ये थी और इंटरनेशनल कम्युनिटी की उम्मीद ये थी कि अफगानिस्तान में एक ब्रॉड बेस्ड इंक्लूसिव गवर्नमेंट बनेगी जो कि नेगोशिएटेड सेटलमेंट के थ्रू आएगी। लेकिन कल के घटनाक्रम के बाद ये बात एकदम क्लियर है कि अब वहां पर एक नेगोशिएटेड सेटलमेंट नहीं बल्कि एक डिक्टेटेड सेटलमेंट होगा। और चूंकि तालिबान ने सत्ता काबिज कर ली है, इसलिए सरकार का स्वरूप भी अब वही तय करेंगे। तो इस बैकग्राउंड में हमें देखने की जरूरत है कि इंडिया के ऑप्शंस क्या हैं। इंडिया के 3 प्रमुख हित थे वहां पर। पहला तो इंडिया ये चाहता था कि अफगानिस्तान में जो नई सरकार बने या जो नया तंत्र बने वो डेमोक्रेटिक हो, विमेन्स राइट्स को रिस्पेक्ट करता हो और माइनॉरिटी राइट्स को रिस्पेक्ट करता हो। कल जो घटनाक्रम हुआ है उसके बाद ये क्लियर है कि एक रिपब्लिकन डेमोक्रेटिक अफगानिस्तान शायद ना बने। हो सकता है या फिर बहुत मुमकिन है कि होगा ही एक इस्लामिक अमीरात, इस्लामिक एमिरेट वहां पर तैयार हो। और अगर ये होता है तो इंडिया के लिए ये बहुत बड़ा झटका होगा पॉलिटिकल एस्पिरेशंस के पॉइंट ऑफ व्यू से। और मुझे नहीं लगता है कि कम से कम इस पॉइंट पे इंडिया के पास बहुत ज्यादा इस वक्त ऑप्शंस हैं।
जो दूसरा बड़ा उद्देश्य था हमारा वो था सिक्योरिटी का, स्पेशली इस बात को इंश्योर करना जो तालिबान भी कहता चला आ रहा था कि हम अपनी जमीन को, हम अपने देश को किसी और देश के को हार्म करने वाले एलिमेंट्स को इस्तेमाल नहीं करने देंगे। अब इस उद्देश्य का जो फ्रक्टिफिकेशन है वो इस बात पे निर्भर करता है कि तालिबान किस तरह का तंत्र वहां पर तैयार करता है और उस तंत्र का पाकिस्तान के साथ किस तरह का रिश्ता होता है, कैसे संबंध होते हैं। अब जहां तक जो वाइब्स हमें जो रिस्पॉन्सेज इस्लामाबाद से मिल रहे हैं, रावलपिंडी से मिल रहे हैं, उससे ये लगता है कि पाकिस्तान का वर्चस्व ज्यादा रहेगा और जितना पाकिस्तान का लेवरेज, उसका वर्चस्व ज्यादा रहेगा, उतना ही इंडिया की जो स्ट्रेटेजिक स्पेस है या नेगोशिएशन का जो स्पेस है वो कम होता जाएगा। जो तीसरा हमारा उद्देश्य था वो ये था कि हमारे जो डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स थे या हमारा जो डेवलपमेंट प्रोफाइल था वो जस का तस बना रहे। और उस फ्रंट पे मुझे ये लगता है कि कुछ उम्मीद है, क्योंकि अफगानिस्तान में अभी तक सिविल वॉर नहीं हुआ है। जितना भी टेरिटोरियल गेन और इवेंचुअली पॉलिटिकल पावर तालिबान ने लिया है उसमें वायलेंस बहुत ही कम रहा है और ऐसा लगता है कि इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर के जो इंस्टीट्यूशंस बनाए गए हैं उनको लेकर के तालिबान में इस वक्त सेंसिटिविटी है। अगर ऐसा है और अगर ये ऐसा चलता है तो जो डेवलपमेंट गेन्स रही हैं अफगानिस्तान की इंडिया की मदद से वो शायद बरकरार रहें, पर ये जरूर है कि इंडिया का जो प्रोफाइल है डेवलपमेंट का वो कम हुआ है। अब इसके आगे हम बात करते हैं कि इंडिया के पास किस तरह के ऑप्शंस हैं, किस तरह का लेवरेज है। लेवरेज बहुत कम है, आज की तारीख में तो हम ये कह सकते हैं कि ना के बराबर है। किस तरह का लेवरेज और किस तरह का इन्फ्लुएंस इंडिया को आगे चल के मिलेगा, ये इस बात पे तय होगा कि तालिबान जो सेटलमेंट करते हैं आगे जाकर के, जिसको वो अब डिक्टेट करेंगे, उनमें वो प्रीवियस रिजीम के, जो पुरानी रिजीम था, जो रिपब्लिकन रिजीम था, उनके किन एलिमेंट्स को अपने साथ रखते हैं। क्या अब्दुल्ला और उनका जो पूरा ग्रुप है वो उसमें जगह पाएगा? क्या हामिद करजाई और उनके जो फोर्सेस हैं वो उस रिजीम में, उस डिस्पेंसेशन में जगह पाएंगे? अगर ऐसा होता है तो इंडिया के पास एक हद तक का इन्फ्लुएंस हो सकता है। पर मुझे इस वक्त ऐसा लगता है कि हमें सबको थोड़ा सा देखना चाहिए, समझना चाहिए पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स किस तरह की हो रही हैं और उसके बाद इसके बारे में थोड़ा स्पेसिफिकली और पॉइंट बाय पॉइंट हम सोच सकते हैं। अफगानिस्तान के घटनाक्रम पर भारत के विदेश मंत्रालय का भी बयान आ गया है। विदेश मंत्रालय ने कहा कि अफगानिस्तान में सुरक्षा के हालात में गिरावट आ रही है। भारत हालात पर करीबी नजर बनाए है। ये भी कहा कि हम भारतीयों के संपर्क में हैं और वक्त वक्त पर एडवाइजरी भी जारी कर रहे हैं। तो कुल मिलाकर अभी अफगानिस्तान के हालात ऐसे कि वहां से निकलने के बजाय कोई विकल्प नहीं, उसके अलावा सब भागने में लगे हैं। अफगानिस्तान के राष्ट्रपति अशरफ गनी देश छोड़कर भाग गए, बड़े अधिकारी और मंत्री चले गए। तालिबान के खौफ से आलम ये कि एयरपोर्ट पर भगदड़ का माहौल है और भीड़ है, और खौफ इतना कि लोग प्लेन से लटक कर भागना भी मुनासिब समझ रहे हैं। भारत समेत कई देश अपने लोगों को निकालने में लगे हैं। अभी पता नहीं कि अफगानिस्तान में आगे क्या होगा, तालिबान क्या करेगा, उसका रुख क्या होगा, कौन से नए नियम लागू करेगा। दुनिया वेट एंड वॉच वाली स्थिति में है। आज के ललन टॉप शो में इतना ही। अपना और अपनों का ख्याल रखिए और अपनी प्रार्थनाओं में अफगानिस्तान के उन कातर पुरुषों और महिलाओं को याद रखिए जो इस हिंसा से मुक्ति की राह तलाश रहे थे, लेकिन फिर से उसी कट्टरता के शिकंजे में फंस गए हैं। शुभ रात्रि। अगर आप अफगानिस्तान के रहने वाले हैं या अफगानिस्तान से हैं लेकिन दुनिया के किसी भी कोने में रहते हैं, अपने दिल की बात हम तक पहुंचाना चाहते हैं, अपनी कहानी साझा करना चाहते हैं, तो दिए गए मेल आईडी पर ईमेल भेज सकते हैं।